आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 विज्ञान विषय के प्रथम अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के पाठ के भीतर दिए गए सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न को बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पेज संख्या 6 के प्रश्नों की। उसका पहला प्रश्न लिखा गया है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। यानी जब मैग्नीशियम रिबन को हमें जलाना होता है तो जलाने से पहले उसे साफ क्यों किया जाता है, इसका हमें कारण बताना है। तो देखें, मैग्नीशियम बहुत ही क्रियाशील धातु है सोडियम और कैल्शियम की तरह। अतः जब इसे खुले में रखा जाता है तो ये क्या करता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने के कारण ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत है ये कैसी होती है, काफी स्थिर होती है और इसी कारण से ये उस मैग्नीशियम की पुनः ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया या प्रतिक्रिया को क्या करती है, रोकती है। यानी जब दूसरी बार उस मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया होगी तो उसे क्या करेगा, वो रोकने में मतलब रुकावट का काम करती है। इस कारण से इस परत को हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को रेत पेपर द्वारा क्या किया जाता है, साफ किया जाता है, ताकि जब अगली बार उस मैग्नीशियम की वायु के साथ अभिक्रिया हो तो आसानी से उस अंतर्निहित धातु का उपयोग प्रतिक्रिया के लिए किया जा सके। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड की वो परत ऊपर बनी रहेगी तो मैग्नीशियम वायु के साथ पुनः अभिक्रिया उचित तरीके से नहीं कर पाएगा। इस कारण से मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ किया जाता है। आया समझ में? चलिए बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 2 की ओर। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। हमें कुछ अभिक्रिया लिखी गई है और उन अभिक्रियाओं के लिए हमें संतुलित समीकरण लिखना है। हमारे पास टोटल 3 अभिक्रिया है। पहली अभिक्रिया लिखी गई है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और इन दोनों के मिलने से बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, H2 प्लस Cl2। H2 का मतलब हाइड्रोजन, Cl2 का मतलब क्लोरीन। इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। और हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र होता है HCl। क्या होता है, HCl। आगे देखें दूसरा प्रश्न इसी का। बेरियम क्लोराइड की जब अभिक्रिया एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड को कहा जाता है BaCl2 और एल्यूमिनियम सल्फेट को कहा जाता है Al2SO4। इन दोनों की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो हमारे पास बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 और एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3 की प्राप्ति होती है। तो ये दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे देखें तीसरा, सोडियम और जल की अभिक्रिया कराने पर हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है। तो सोडियम को लिखा जाता है Na से, जल के लिए H2O और जब इन दोनों की अभिक्रिया हुई तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH और हाइड्रोजन, इन दोनों की हमें प्राप्ति हो गई। तो ये आपका दूसरा प्रश्न था। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो जब भी एक रासायनिक समीकरण लिखना होता है तो हमें उन तत्वों या प्रतीकों के सूत्र लिखने होते हैं और सूत्र लिखने के बाद उन्हें संतुलित करना होता है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी जैसा हमने दूसरा प्रश्न किया था वैसा का वैसा ही है, लेकिन यहां पर उनकी अवस्था भी लिखनी है कि वो ठोस है, द्रव है, गैस है या जलीय विलयन है। तो पहला प्रश्न लिखा गया है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। ये लिखा गया है। किसकी अभिक्रिया हो रही है, बेरियम क्लोराइड की और सोडियम सल्फेट की, और इन दोनों के मिलने से क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड और क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट। तो इसके लिए हमें अभिक्रिया लिखनी है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेरियम क्लोराइड को कहा जाता है BaCl2। क्या कहा जाता है, BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4। यहां पर देखो अवस्था भी लिखी गई है, बेरियम क्लोराइड जलीय विलयन है, Na2SO4 ये भी जलीय विलयन है, और इन दोनों जलीय विलयन की जब अभिक्रिया होती है तो हमारे पास बेरियम सल्फेट जो कि ठोस है और एक सोडियम क्लोराइड जो कि जलीय विलयन के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, और अवस्था के लिए हमने बताया था
कि अगर ठोस है तो हम H लिखते हैं, अगर द्रव है तो हम L लिखते हैं, अगर गैस है तो G लिखते हैं, और अगर जलीय विलयन है तो एक Q लिखते हैं। आया समझ में? तो यहां पर देखो, यहां पर हमने एक Q लिखा है, इसका मतलब ये जलीय विलयन है, ये भी जलीय विलयन है, ये ठोस है, और ये क्या है? जलीय विलयन। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। दूसरा प्रश्न देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन और जल बनाते हैं। तो देखिए इसके लिए अभिक्रिया क्या होगी? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है NaOH, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको कहा जाता है HCl। जब इन दोनों की अभिक्रिया हुई तो हमें क्या मिला? NaCl, सोडियम क्लोराइड, और हमें क्या मिला? जल मिला। उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये पेज संख्या 6 के तीनों प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए। आगे बढ़ते हैं हम पेज संख्या 11 के प्रश्नों की ओर। इसका पहला प्रश्न लिखा गया है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है। किसमें होता है? सफेदी करने में। तो बता रहा है पदार्थ X का नाम और उसका सूत्र लिखिए। तो हमें बताना है कि सफेदी करने के लिए कौन से पदार्थ का उपयोग होता है और उसका सूत्र क्या है, और फिर पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया भी लिखनी है। तो सफेदी करने के लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का, और कैल्शियम ऑक्साइड का जो सूत्र है वो है CaO। क्या है? CaO। अब हमें इस कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया लिखनी है। तो देखें, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब बिना बुझा हुआ चूना, कि जब जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यानी जब कैल्शियम ऑक्साइड की, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, और जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब बुझा हुआ चूना। आया समझ में? कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है बिना बुझा हुआ चूना, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है बुझा हुआ चूना। तो इस प्रकार हमने इस अभिक्रिया को भी लिख लिया। उम्मीद करता हूं यह प्रश्न भी समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। क्रियाकलाप 1.7 में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर क्रियाकलाप 1.7 क्या था। देखें, क्रियाकलाप 1.7 का चित्र ये रहा, जिसके अंतर्गत हमने क्या किया है? जिसके अंतर्गत हमने जल का विद्युत अपघटन किया है या विद्युत वियोजन किया है। और वियोजन प्रक्रिया क्या थी कि जब एक अभिकारक टूटकर एक से अधिक उत्पाद में बदलता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। और उसका एक प्रकार था विद्युत वियोजन, यानी जब किसी अभिकारक को तोड़ने के लिए हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसे विद्युत वियोजन कहा जाता है। तो यहाँ पर जल का विद्युत वियोजन किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 भागों में विभाजित हो जाता है। तो हमें बताना है कि यहाँ पर एक गैस की मात्रा दूसरी से डबल क्यों है। तो देखें, जल के विद्युत अपघटन के दौरान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। देखो, एक हाइड्रोजन मिल रही है और एक ऑक्सीजन मिल रही है। पानी H2O में 2 भाग ऑक्सीजन और 1 भाग क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। सॉरी, 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन होता है। जैसे कि आपको दिख रहा है, इसमें 2 भाग जल के अंदर हाइड्रोजन है और 1 भाग क्या है? ऑक्सीजन है। चूंकि हाइड्रोजन एक परख नली में जाता है और ऑक्सीजन दूसरे में जाता है। देखो, हाइड्रोजन इस वाली परख नली में ऑक्सीजन आ रहा है और इस वाली परख नली में हाइड्रोजन आ रहा है। दोनों अलग अलग परख नली में जाते हैं। इसीलिए एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरे में एकत्रित गैस की मात्रा का क्या है? दुगुना है। यानी हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन की तुलना में क्या है? दुगुनी है। कारण क्या है? क्योंकि जल के अगर हम सूत्र की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन के 2 भाग है और ऑक्सीजन का 1 भाग है। इसी कारण से जब इसका वियोजन होता है तो हाइड्रोजन हमें ऑक्सीजन की तुलना में दुगुनी मात्रा में प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। लिखा गया है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ये पेज संख्या 15 का पहला क्वेश्चन है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो उस विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, इसका हमें कारण बताना है। तो देखें, जब एक कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डुबाई जाती है तो लोहा कॉपर सल्फेट से क्या करता है? अभिक्रिया करता है। और हम जानते हैं कि जो लोहा है वो कॉपर की तुलना में ज्यादा क्रियाशील होता है। इस कारण से वो कॉपर को
कॉपर के साथ जुड़े हुए इस सल्फेट आयन को क्या कर लेता है, विस्थापित कर लेता है और क्या बनाता है, फेरस सल्फेट बनाता है और कॉपर को क्या कर लेता है, अलग कर देता है। इसी कारण से इस विलेन का रंग क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे आपके सामने अभिक्रिया लिखी गई है, कॉपर सल्फेट जो कि नीले रंग का है, जब वो लोहे यानी फेरस के साथ रिएक्शन करता है तो वो कॉपर बनाता है, यानी सल्फेट को इसने यहां से विस्थापित कर दिया और क्या बनाता है, फेरस सल्फेट यानी आयरन सल्फेट बनाता है। और इस कारण से उस लोहे की कील का रंग क्या हो जाता है, उस लोहे की कील की वजह से उस विलेन का रंग बदल जाता है। आया समझ में? कारण क्या है कि फेरस लोहा कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है, इस कारण से ये कॉपर सल्फेट से सल्फेट यौगिक को क्या कर लेता है, विस्थापित कर लेता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। ये बता रहा है कि जो क्रियाकलाप 1.10 दिया हुआ है किताब का, उसमें जो बेरियम सल्फेट का उदाहरण दिया हुआ है द्विविस्थापन अभिक्रिया के रूप में, तो बोल रहा है उससे कोई भिन्न एक अलग उदाहरण दीजिए। कौन सी अभिक्रिया का? द्विविस्थापन अभिक्रिया का। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक आपस में अपने यौगिकों के आयनों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? दो यौगिक आपस में अपने आयनों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो देखिए इसका उदाहरण, इसका उदाहरण लिखा गया है कि जब सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया कैल्शियम क्लोराइड के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। अब यहां पर देखें किन दो आयनों के बीच में, किन दो यौगिकों के आयनों के बीच में क्या हुआ है, आदान प्रदान हुआ है। तो देखें यहां पर सोडियम और ये कार्बोनेट अलग अलग जुड़े हुए थे, यहां पर कैल्शियम और क्लोराइड थे, तो सोडियम और क्लोरीन के बीच में हो गया और कैल्शियम और कार्बोनेट के बीच में हो गया। तो यहां पर दो आयनों के, दो यौगिकों के आयनों के बीच में क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। अतः ये कैसी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। आया समझ में कि जब सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया कैल्शियम क्लोराइड से कराई जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है, जहां पर सोडियम क्लोरीन के साथ आयनों का आदान प्रदान करता है और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ आयनों का आदान प्रदान करता है। इस वजह से ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। हमें बताना है कि इस अभिक्रिया में उपचित कौन सा पदार्थ हो रहा है और अपचित कौन सा हो रहा है। तो देखें पहले क्वेश्चन में सोडियम का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। सोडियम का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। कारण क्या है, O2 में वृद्धि, ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जबकि यहां पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या हो रही है, अपचित हो रही है। भाई एक तो उपचित होगा, एक अपचित होगा। तो सोडियम में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, मतलब सोडियम का उपचयन हो रहा है। और ऑक्सीजन कैसे हो रही है, अपचयित हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन के मान में क्या हो रही है, कमी हो रही है। आया समझ में? चलिए दूसरे उदाहरण की बात करें तो दूसरे उदाहरण में जो कॉपर ऑक्साइड है वो किसमें अपचित हो रहा है, कॉपर में, क्योंकि कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी, अब वो नहीं है, यानी ऑक्सीजन की मात्रा में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो जब ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होती है, O2 की कमी, तो उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, अपचयन। तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन अलग हो रही है, अतः कॉपर में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, मतलब हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ O2 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। आया समझ में? तो जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन कहते हैं या उपचायक पदार्थ कहते हैं, और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे हम